नमस्कार स्टूडेंट। अब मैं आपको याद रखना है, अब मैं बताने जा रहा हूँ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के मैं आपको कराऊंगा आज की क्लास में मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू, जो कि 30 में से 30 आपके ज़रूर आ जाएंगे। पूरे चैप्टर वाइज बताऊंगा और आपको याद रखना, जहाँ भी मैं आईएमपी बोलता हूँ तो समझ जाइएगा वो पेपर में आपको ज़रूर आएगा। तो लास्ट तक पूरी क्लास में आपको बने रखना है। आपको ये क्लास जो रहेगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगी, सेम मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ज़रूर मैं क्लास कराऊंगा। तो हिंदी के लिए अलग करेंगे और इंग्लिश के लिए अलग करेंगे, सोशल साइंस के लिए। इतना है सभी को समझ में। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा पहला चैप्टर है समकालीन भारत 2 भूगोल, अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। तो इसमें क्या आपका इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पढ़ना है कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो क्या कहलाती है, संसाधन। कभी कभी आ जाता है कि संसाधन क्या होता है, याद रखना है। संसाधन दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा कौन सा मानवीय होता है। प्राकृतिक और मानव होता है या मानवीय समझ लिए। जो समाप्ति के आधार पर अगर बात करें तो एक नवीनीकरण होता है और एक अनवीनीकरण होता है। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर एक जैव होता है, एक अजैव होता है। इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछेगा। फिर 1992 में रियो डी जेनेरो ने पृथ्वी सम्मेलन कर, अगर आता है आपको पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था तो 1992 में करा था, ये याद रखना है। रियो डी जेनरी ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये याद रखना है। उसके बाद स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक सुमे सर ने 1974 में लिखी थी, याद रखना। अब आएगा बुजलैंड आयोग रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की बात हुई थी। उसके बाद आपको पढ़ना है भारत के कुल क्षेत्रफल 43% भूक्षेत्र मैदानी वाला है। पर्वत वाला पूछेगा तो 30%, पठारी पूछेगा तो 27%। इतना याद रखना। एक ये वाला अच्छे से पढ़ के जाएगा कि राष्ट्रीय वन नीति कब हुआ था, 1952 1952 के अनुसार में 33% जो रहेगा आच्छादित होना चाहिए। ये आपको फैक्ट याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये है भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा का होता है। काली मृदा रेगर मृदा कहलाती है। देखो रेगर मृदा क्या होती है, काली मृदा कोई कपास वाली मृदा भी कहते हैं। उसके बाद लेटराइट शब्द का है, लेटर से ये लिया गया है। लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए उपयुक्त होती है। उसके बाद मृदा के कटाव बहाव के लिए प्रगम मृदा अपर्दन, ये अच्छे से पढ़ के जाना कि मृदा अपर्दन क्या होता है, एक चादर अपर्दन क्या होता है, पक्का पूछेगा आपसे। उसके बाद काली मृदा क्या होती है। फिर भारत के पंजाब में याद रखना हरियाणा के 80% भूमि क्या है, कृषि पर है। 80% जो भूमि किस पे है, कृषि पर आधारित है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है जो वन होता है वो प्राथमिक उत्पादक होता है। भारतीय वन जीव संरक्षण, ये क्या आपको याद रखना है। 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ था। भारत में आधे से अधिक वन कैसे हैं, आरक्षित, याद रखना। ये पूछ लेगा कि आरक्षित वन कैसे आधे ज़्यादा। सारिक्स का बाघ रिजर्व राजस्थान में स्थित है। छोटा नागपुर क्षेत्र मुंडा और संथाल जनजातियों के निवास करती हैं। चिपको आंदोलन वन संरक्षण पे संबंधित है। भारत में स्थायी वनों का क्षेत्र सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये है मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है पृथ्वी का 3/4 धरातल जल से ढका है, याद रखें। 3/4 मतलब 3/4। एक जल एक कौन सा है, नवीनीकरण है, याद रखना जल। उसके बाद जल जीवन मिशन, ये पढ़ना है अभी, ये जरूर पूछेगा। जल जीवन मिशन या JJM का पूरा नाम पूछ लेगा आपसे। जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीण के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई जाने वाली एक योजना है। 11वीं शताब्दी की भोपाल झील सबसे कृत्रिम झीलों में से, याद रखना है, ये याद रखना है। उसके बाद हीराकुंड परियोजना महानदी बनाई गई है। हीराकुंड उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद यहाँ से बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, याद रखना। ये पूछ दिया आपके आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो आप क्या याद रखोगे, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाई गई। उसके बाद बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की जाती है, हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से पढ़ना है आपको टाका राजस्थान में वर्षा जल को टैंक बनाकर जल संग्रहण किया जाता है। पालर पानी क्या होता है, ये पढ़ लेना। चंद्रगुप्त मौर्य ने बांधों द्वारा सिंचाई के लिए सिंचाई तंत्र की निर्माण करवाया। फिर ये आएगा तुम्हारा दामोदर नदी भारत की शोक नदी का, आ जाए कि भैया शोक नदी कैसे कौन हो ऐसी है, तो दामोदर नदी है। अब उसके बाद कृषि से पढ़ना है। कृषि जो आपका रहा है कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है कृषि। उसके बाद कर्तन दहन क्या होता है, ये पढ़ना। उसका रोपण क्या होता है, ये पढ़ना है। फिर रबी की फसल कहाँ यूज़ की जाती है, तो इससे क्वेश्चन आपका 99% आएगा, इससे कृषि से।
फिर उसके बाद यहाँ से देखिए आप खरीफ की फसलों को सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। फिर उसके बाद आपको ये पढ़ना है यहाँ से कि रबी की फसल में 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जल की आवश्यकता होती है। फिर आता मोटे अनाज में पोषक तत्व पाया जाता है। दालें फलीदार फसलों का उदाहरण, दाल जो फलीदार फसली का उदाहरण दाल हो जाएगी। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, याद रखना, उत्पादक होता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया, दाल में पाया जाता है। रोपण क्या होता है ये पढ़ना है। फिर उसके बाद नीलगिरी पढ़ लेना, कॉफ़ी की खेती नीलगिरी पर्वत में कराई जाती होती है। और उसके बाद रेशम के कीड़ों का पालन करना रेशम उत्पादन, याद रखना क्या होता है, रेशम उत्पादन कहलाता है। फिर सीधे आप ये पढ़ना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार का मुख्य लक्ष्य ये आ जाए कि बताइए जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें सबसे पहले क्या सुधार हुआ था, भूमि सुधार हुआ था, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू, अगर आ जाए कि भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट करा तो इनने करा था। विनोबा भावे द्वारा शुरू भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, ये पढ़ना। अब आता विनिर्माण उद्योग, तो कच्चे पदार्थ का मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित करना विनिर्माण कहलाता है। चीनी उद्योग भारत का विश्व का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। फिर उसके बाद कि ये सारे सूती बस ये सब कृषि पर आधारित हैं, लोहा इस्पात पेट्रोलियम ये खनिज पर आधारित हैं। भेल का पूर्ण रूप से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल का पूरा नाम आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। BHEL का क्या बोला जाता है, BHEL। फिर सेल का भी पूछ सकते हैं, SAIL हो जाएगा, अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर भारत का प्रथम सूत्री बस उद्योग मुंबई में है। उसके बाद भारत का प्रथम पटसन उद्योग कोलकाता में रिसारा में लगाया गया था। भारत का प्रथम पटसन उद्योग ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से भारत में रसायन उद्योग एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। भारत रसायन उद्योग में विश्व में 12वें स्थान पर है। DAP ये आ जाएगा। DAP क्या है, क्या है, उर्वरक उद्योग हो जाएगा। उसके बाद रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 3% रहा है। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्य यूरिया में संबंधित ये नहीं आएगा। फिर आएगा तुम्हारा बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, ये अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ जल प्रदूषण कहलाता है। उद्योग से औद्योगिक प्रदूषण होता है। अनचाही गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का वायु प्रदूषण होता है। गैसों से हमेशा याद रखना वायु प्रदूषण होगा, ये पूछ लेगा आपसे। उसके बाद जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता को पहुँचाता है व्यापारी कहलाता है। फिर इसके बाद ये आएगा, भारत विश्व का दूसरा सबसे सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। उसके बाद NHAI का पूर्ण रूप से भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिष्ठान हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग देश का दूरस्थ भागों को जोड़ता है। यह आ जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग का काम क्या होता है, ये दूर के देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर उसका CPWD ये वाला पढ़ लेना, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग दिल्ली अमृतसर के आपस में जोड़ता है, ये काम। मतलब ये मान ली सब जिसमें गोला लगाऊँ आपको अच्छे से पढ़ना है भैया। PWD का पूर्ण रूप सार्वजनिक निर्माण होता है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग भारत में स्थित है, जिसकी लंबाई 9.02 है, ये पढ़ लेना। फिर सुरंग अटल टनल ये क्या है, ये पढ़ना है। भारत की अटल टनल हिमालय की पीर पंजल पर था, ये भी नहीं। भारत देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी, फिर ये पढ़ना। मुंबई थाने से स्टार्ट करी थी। फिर आता पाइपलाइन परियोजना 3 प्रमुख जाल से बना है। भारत का प्रमुख पहला पतन कंडाला कहलाता है। भारत के मुंबई पतन के अधिक परिवहन को कम जवाहरलाल नेहरू ने यह विकसित किया गया था, भारत के तहत, ये भी नहीं। उसके बाद आता है चेन्नई हमारे देश की प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। कृत्रिम पत्तन आ जाए तो चेन्नई याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये भी नहीं। संचार साधन क्या 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 होते हैं, दूरदर्शन रेडियो, ये पढ़ लेना। कि भारत में समाचार ये पूछ सकता है कितनी भाषाओं में करता है, 100 भाषाओं में प्रकाशित है भारत का समाचार। उसके बाद 2 देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किस राष्ट्र की स्थिति, बैरोमीटर पढ़ लेना। फिर उसके बाद भारतीय व विदेश की सभी फिल्मों को प्रकाशित करने वाले अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का तैयार आएगा, इसमें पूछ लिया है। इतना आपको दिमाग में बैठा के रखना है भैया, क्योंकि आपको क्विक रिवीजन करने में इस तरीके से पढ़ने में मज़ा आएगा। फिर आता तुम्हारा निरंकुशवाद क्या होता है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता को किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा सकता, निरंकुशवाद कहा जाता है। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू चित्रकार थे, जो 1848 में 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। 4 चित्र बनाए थे 1848 में, याद रखना। फिर उसका सरियू के काल्पनिक निर्देशक में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बैठे हुए, जिनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से पहचान जाते थे। फिर राष्ट्र क्या होता है ये पढ़ लेना। राष्ट्रवाद की शुरुआत ये 1789
में फ्रांसीसी क्रांति ने करी थी। फिर उसका आ जाएगा कि भाई ये बताइए कि जोकोविन क्लब कहाँ जाता है। रेवमान एक पत्रकार था जो मेच नामक शहर में था, जर्मन जो कि गुट सदस्य था, ये पढ़ लेना। उसका नेपोलियन से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये अच्छे से पढ़ना ही है। आया सबको समझ में। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा राइनलैंड का डाकिया चित्र के माध्यम से नेपोलियन को 1813 में लाई दीक्षक की लड़ाई में हारकर फ्रांस को लौटाते हुए दर्शाया गया था। फिर यहाँ से ये पढ़िएगा, गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। उसके बाद उच्च वर्ग के लोग, ये पढ़ लेना भैया कि उच्च वर्ग के लोग राजनीतिक कार्य के लिए फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा? उच्च वर्ग के लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उसके बाद यहाँ से तो कुछ ऐसे इसमें है, ये जरूर एक बार पढ़ लेना, कौन सी संधि कहाँ है, एग्जाम में आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आता तुम्हारा औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तर इसमें की गई थी। फिर उदारवाद यानी शब्द लेटिन भाषा से लिएगा, ये पढ़ना, जिसका अर्थ क्या होता है आज़ाद। आज़ाद शब्द का अर्थ क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों की मताधिकारी, मतलब ये होता है। फिर उसका नेपोलियन के पराजय के बाद 1815 में बियानी संधि, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इतना आपको दिमाग में रखना है। फिर आता है तुम्हारे कुछ संधि हैं, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, एक बार रीड कर लेना। फिर उसके बाद आता है प्रथम विद्रोह फ्रांस के 1830 में हुआ था। फिर एक ये जरूर पढ़ लेना भैया, पक्का आएगा। उसके बाद स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है, ये पढ़ना है। उसके बाद अगर बात करते हैं 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बांटा। कितने राज्यों में बांटा गया? 7। फिर 1861 में इमैनुएल द्वितीय एकत्रित इटली का राजा घोषित किया गया था। फिर इटली 7 राज्यों में बटा हुआ है। फिर 1830 के 10 में जियुसेppe मुसोलिनी इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करा था, ये पढ़ लेना। जिस पे मैं गोला लगाते जा रहा हूँ वो आपको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद गैरीबाल्डी ने युवाओं की एक शक्तिशाली सेना तैयार की थी, जिसे लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद बल्कन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण करता है, ये पढ़ना है। उसके बाद यहाँ से एक ये वाला जरूर पढ़िएगा कि टूटी हुई बेड़ियाँ, आज़ादी का इसका महत्व क्या होता है? आज़ादी का मिलना, तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली शांति की चाह होती है, उगते हुए सूर्य की किरणें एक नए युग का सूत्रपात, ये पढ़ना है। उसके बाद आता है तुम्हारा ये, फिर आता है महात्मा गांधी जी ने जनवरी 1915 में भारत लौटे और पहले दक्षिण अफ्रीकी में थे, या सबसे पहले वे दक्षिण अफ्रीका थे, ये पढ़ना है। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्य को स्वीकार करना, ये पढ़ना। उसके बाद यहाँ से पढ़ना है कि 1917 में चंपारण हुआ था, 1918 में खेड़ा हुआ था, 1918 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। उसके बाद आता है रोलेक्ट एक्ट, पक्का आएगा रोलेक्ट एक्ट का आपका। रोलेक्ट एक्ट 1919 में, ये पढ़ लेना। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन पढ़ लेना। खिलाफत आंदोलन जिसमें 2 मेन थे आपके, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की स्थापना करी। यहाँ से 1 2 3 4 पक्का आएगा। एक चोरा चोरी वाला पढ़ के जाना, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है बिना किसी पारिश्रमिक मेहनताना के लिए काम करवाना बेगार कहलाता। क्या कहलाता? बेगार कहलाता। उसके बाद आपका यहाँ से ध्यान रखना, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशाला, ये भी नहीं। साइमन कमीशन का गठन आपको याद रखिएगा। फिर यहाँ से करना साइमन कमीशन का, ये कब भारत पहुँचा, ये इसका विरोध कब हुआ। फिर नमक दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में, ये आएगा। महात्मा गांधी जी ने कितने सदस्य की बात करी? 78 सदस्य थे उसमें। फिर उसके बाद गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को गुजरात में दांडी गांव पहुंचे और नमक कानून तोड़ा, ये आपको पढ़ना। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब में पता है। विश्व आर्थिक मंदी 1929 में हुई थी, जिसका असर भारत सरकार पे पड़ा, ये पढ़ना भैया। उसके बाद दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन का पूर्ण स्वराज औपचारिक रूप से माना गया था, ये पढ़ना है। 26 जनवरी 1930 को वायरसराय ने एक पत्र लिखा जिसमें 11 सूत्रों की मांग, ये पूछा था कितने सूत्रों की मांग करी? 11 सूत्रों की थी। उसके बाद ये 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई, जिससे भगत सिंह जी, ये वाला एक बार रीड कर लेना आप। फिर यहाँ से आता है भगत सिंह जी ने कौन सा नारा दिया था, ये आप पढ़ लेना, इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद यहाँ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1930 में दलितों की दलित वर्ग एसोसिएशन संगठन की स्थापना करी। 1870 के दशक में बंकिमचंद्र चटर्जी मातृभूमि की स्फूर्ति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था, जिसे बाद में उन्होंने उपन्यास आनंद मठ के शामिल कर लिया, तो उपन्यास में शामिल कर लिया था। और उसके बाद आता स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अविनंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात
छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग भारत माता को सन्यासिनी के रूप में भी जाना जाता है। कि ये 2 फैक्ट आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये देखिए पूरा का पूरा 1 वर्ड, मैथ द कॉलम सब इसी से बनेंगे आपके सोशल साइंस में। गांधी जी द्वारा अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका नारा क्या था, करो और मारो का, ये आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद कुछ फैक्ट हैं भारत के राष्ट्रवाद की एक नज़र। 1918 में क्या हुआ था भारत का प्रथम राष्ट्रवाद। और फिर उसके बाद 1895 में क्या था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में, याद रखना। उसके बाद आता तुम्हारा ये वाला फैक्ट याद रखना कि 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल वाला। सूरत अधिवेशन पूछ सकता का 1907 में। फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। उसके बाद नील कृषि की बात पूछ लेगा, ये पढ़ लेना। फिर रोलेट एक्ट कानून कब हुआ था, 1919 में। जलियांवाला बाग कब हुआ था, ये पूछ लेना। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये सब आपसे ज़रूर एग्जाम में पूछेगा, याद रखना। उसके बाद साइमन कमीशन कब आया, 1928 में। फिर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की दांडी यात्रा शुरू करी 12 मार्च 1930 में। उसके बाद दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, सब जिसके बाद सविनय आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर ने एसोसिएशन की स्थापना आजाद एसोसिएशन कब करी, 1930 में। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने डॉक्टर भीमराव के पूना एक्ट पढ़ लेना 1932 में। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके अंतर्गत करो या मरो को दिया था, जो गांधी जी ने दिया था 1942 में। आया सबको समझ में कि नहीं आया। यहाँ से फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट में है, आपको जरूर देखने को मिलेंगे पेपर में, आप भी बोलोगे हाँ भी है। दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणाली का एकीकरण भूमंडलीकरण कहलाता है। उसके बाद आपको ये भी नहीं, यहाँ से ये पढ़ के जाइएगा 2 फैक्ट। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता है। 19वीं सदी के यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। फिर उसके बाद ये आपको पढ़ना है कि 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कॉर्नो था। कॉर्नो के समय क्या होता है, कॉर्नो के हटाने के बाद, ये आपको पढ़ना कि जब कॉर्नो का समय था तो क्या चल रहा था, कॉर्नो के बाद आया तो क्या चल रहा था। उसके बाद ये आता है रेंडर पैक्स प्लग की भांति फैलने वाली मवेशियों की बीमारी बताइए। उसके बाद वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के खास अवधि के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, बंधुआ मजदूर। आ जाए आपको कि बंधुआ मजदूर क्या है, क्या जाए आपको बंधुआ मजदूर क्या है, ये पढ़ लेना। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी, जो कि संकट के 3 दशक मध्य में चला था। फिर 19 के बाद आ रहा है 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड, ये पढ़ लेना। ब्रेटन वुड गोला जिस पे लगाऊँ मान लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। फिर उसके बाद बीटो क्या कहलाता है, एक बीटो पढ़ के जाइए। क्या बोला मैंने, बीटो, ठीक है, बीटो अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद आपका एक विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, ये पढ़िएगा। जब विनिमय दर स्थिर और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार को दस्तावेज करना पड़ता है, ऐसी विनिमय दर को विनिमय दर कहलाता है। फिर बंगाल में जूट पैटर्न, ये वाला पढ़िएगा। फिर भारत में आर्थिक मंदी के समय महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी। उसके बाद यहाँ से ये पढ़ना है कि IFM ये पढ़ना भैया, IFM क्या, ये पढ़ना है। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या, एक देश से बहुत सारे देश में व्यवसाय करने वाली कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम या कंपनी कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्थापना आपको याद रखना 1920 में कब करी थी, 1920 में आपको याद रखना है बहुराष्ट्रीय कंपनी। इतना सबको समझ में कि नहीं है। अब बात करते हैं उसके बाद यहाँ से कि E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने संगीत की एक किताब प्रकाशित करी। E.P. पॉल अमेरिका का एक संगीतकार था। अब इसमें प्राच्य क्या होता है, ये प्राच्य क्या होता है, ये पढ़ लेना। ग्लिट्स क्या होता है, पक्का आएगा। फिर उसके बाद फिनिशिंग शटर क्या होता है, ये पढ़ना आपको आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद आपका आता है हाथों से बनी, हाँ ये विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग जो थे पूंजीपति हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते, याद रखना। स्पेनिंग जेनी कताई की एक मशीन करते, स्पेनिंग जेनी आविष्कार को जेम हर्विज ने किया था। फिर उसके बाद गुमास्ता क्या होता, आना, एक याद रखना ये वाला, एक गुमास्ता वाला। उसके बाद भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद में था। भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में थी। पहली कताई बुनाई मद्रास में थी। उसके बाद जमशेद जीजाबाई, ये पढ़ लेना। सेठ हुकुमचंद के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, आपको तैयारी करना है। फिर उसके बाद आपका जो मेन आ सकता है जमशेद का पहला लो, ये भी नहीं पढ़ना आपको। हाँ ये पढ़ लेना कि अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि को जावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जावर कहा जाता है। फ्लाई शटल पक्का आएगा, फ्लाई शटल वाला पढ़ के जाइएगा। लेवल क्या होता है पढ़ के जाइएगा, ठीक है। वस्तु उत्पादों को लेवल पर देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं, ये पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर बात करता हूँ आपको मैं कि ये पढ़ना है एकार्डियन,
शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। उसके बाद आता है मुद्रित सामग्री। सबसे बड़ा उत्पादन चीनी राजतंत्र कहलाता था। चीनी वो छपाई की तकनीक कहता है। डायमंड सूत्र क्या होता है ये पढ़ना है। उसके बाद बेलम क्या होता है ये पक्का आएगा। उसके बाद जैतून प्रेस प्रिंटिंग क्या होता है, एक बाइबल। ये पढ़ लेना कि गुटेनबर्ग में सबसे पहली किताब कौन सी छपी थी, बाइबल छपी थी। उसके बाद अगर बात करते हैं गुटेनबर्ग ने बाइबल में 180 प्रतियाँ छापी थी। गुटेनबर्ग ने छपाई में रोमन वर्णमाला 26 अक्षरों में थे। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग मशीन को मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन कहलाते हैं। गुटेनबर्ग ये भी नहीं। लेटर प्रेस छपाई में प्लेनेट एक बोर्ड होता है। फिर छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाली व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है। फिर गाथा गीत क्या होता है, पक्का ये आएगा। फिर धर्म सुधारक मार्टिन लूथर कौन थे, भैया एक धर्म सुधारक था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से चैप बुक चैपमैन क्या होता है ये पक्का आएगा आपका। चैप बुक चैपमैन 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद निरकुश बाद क्या होता है ये आपको अच्छे से पढ़ना। पांडुलिपि क्या होती है ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से मैं आपको बताता जा रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि इंपॉर्टेंट कोई बताता ही नहीं है। और ये आपके 2 साल से समझ लिए इसके जो पेपर हैं नेटवर्क से भारी जाते हैं बच्चों के। फिर उसके बाद तुलसीदास जी की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद राजा रवि वर्मा 19वीं सदी के भारत के प्रसिद्ध क्या थे, चित्रकार थे। फिर उसके बाद ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलाम मेरी जाति में ये पढ़ लेना। पेरियार क्या था, फिर केसरी क्या था ये पढ़ लेना। अब यहाँ से आता है तुम्हारा सत्ता की साझेदारी वाला। बेल्जियम एक छोटा सा राज्य है ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद 1956 में श्रीलंका की राज्यभाषा सिंहाली घोषित की गई थी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल थी। फिर बेल्जियम में सामूहिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा करने वाला ये पढ़ लेना। डच और जर्मन पढ़ लेना। श्रीलंका में सिंहाली की आबादी का क्या था, बहुमत होता है। श्रीलंका में इस बार सरकारी नौकरी को सिंहालियों को प्राथमिकता दी गई थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या था, ब्रुसेल में था ये पढ़ना है। उसके बाद बेल्जियम में संघ शासन व्यवस्था की, बेल्जियम में डच भाषा बोली जाती थी ये पढ़ना है आपको। उसके बाद अगर आता है आपका किसी देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसा की लड़ाई युद्ध करता है तो गृह युद्ध क्या होता है ये पढ़ना है। उसके बाद सत्ता का सीधा बंटवारा केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, पक्का आएगा। फिर संघवाद में देखिए आप एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, 100% आएगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार ये पढ़ लेना है। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच में 3 सूची माटा गया है, संघ राज्य समवर्ती ये आएगा। संघवाद दो से अधिक स्तरों में बटा हुआ है। भारत में 73 संस्थानों द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। हमारे संविधान की एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं गया था ये आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं का अनुसूचित भाषा का दर्जा, अनुसूचित भाषा का, ठीक है। इसमें पढ़ना है कि संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं का अनुसूचित जाति का दर्जा किया गया, कुल 22 भाषाएं याद रखना ये पढ़ना है। फिर उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट 1956 में लागू किया गया था। फिर भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में करा था। फिर शासन 2 प्रकार के होते हैं, संघात्मक और ये पक्का आएगा, संघात्मक और एकात्मक पढ़ के जाइएगा। फिर उसके बाद आता 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का दर 73% था। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात इतना % था, ये इतना 9943/1000 ये पढ़ लेगा। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, 1/3 स्थान अपेक्षित याद रखें, धर्मनिरपेक्ष पक्का आएगा तुम्हारा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जैसे लिखा जातिवाद आधारित सामाजिक विभाजन भारत में ही होता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ये पढ़ लीजिएगा। फिर भारत में बहुदलीय राष्ट्रीय प्रणाली होती है ये पढ़ना है। उसके बाद 2011 के अनुसार आज उच्च पद प्राप्त महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा क्या हो रही है, कम हो रही है। भारत में पंचायती राज के अंदर 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। उसके बाद आता है तुम्हारा राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए निर्वाचन आयोग बनाया जाता है। भारत में 5 वर्षों का चुनाव होता है ये पूछ लेगा आपसे। फिर उसका निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सत्तारूढ़ दल क्या होता है, जनमत का निर्माण कौन करता है ये पढ़ना। बहुजन समाज पार्टी की कब हुई थी, 1984 में हुई थी। साझा सरकार या गठबंधन सरकार क्या होती है ये पक्का पूछेगा आपसे। विपक्ष क्या होता है ये पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद ये कांग्रेस की स्थापना का ये भी नहीं। फिर आता है जिन देशों को एक ही दल को सरकार बनाने चलाने की अनुमति होती है उसको एकात्मक दल सरकार कहते हैं ये पढ़ना है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1964 में हुई थी ये पढ़ लेना आपको आएगा, ठीक है। उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जिस पर गोला लगाऊँ आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी।
देश में कोई नई पार्टी का निर्वाचन आयोग में अपना पंजीयन करवाना कैसा होता अनिवार्य। कोई भी अगर पार्टी बनेगी उसका निर्वाचन आयोग में पंजीयन या रजिस्ट्रेशन कराना होता आवश्यक जरूरी होता है। लोकतंत्र में सभी नागरिक को एक ही वोट देने का अधिकार। लोकतंत्र में याद रखना भारत के और जर्मनी एक देश है जिसमें लोकतंत्र का मजबूत है। फिर उसके बाद आधुनिक लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। उसके बाद आज विश्व में लगभग 200 से लोकतंत्र पर आधारित व्यवस्था है। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन अब्राहम लिंकन की क्या है ये परिभाषा है, ये पढ़ लेना। लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजनीतिक समानता पर निर्भर करता है, फिर ये पढ़ लेना, अब दिक्कत नहीं आएगी। फिर तानाशाही ये पढ़ लीजिएगा क्या होता है भैया। फिर आता है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। लोकतंत्र की जरूरी शर्त महिलाओं के साथ गरिमा और समानता व्यवहार करती है। लोकतंत्र में जनता के सर्वोपरि माना जाता है। फिर आज के बाद आता है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। लोकतांत्रिक सरकार को देशों द्वारा चुना गया था, इसलिए ऐसी सरकार वैध सरकार होती है। साम्यवादी शासन व्यवस्था चीन, ये वाला पढ़ना, चीन में लागू हुई थी। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी में विभिन्न देशों के विकास की तुलना के लिए प्रति व्यक्ति आय जरूर आएगा। औसत साक्षरता क्या होती है ये जरूर पढ़ लेना। उसके बाद भारत मध्य आय वर्ग के देशों की श्रेणी में आता है। शिशु मृत्यु दर क्या होती है। फिर आता है साक्षरता दर, 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर जनसंख्या अनुपात साक्षर दर कहलाता है। भारत का सर्वाधिक साक्षर देश केरल होता है, ये पढ़ लेना, केरल 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 याद रखना। मानव विकास सूचकांक HDI क्या होता है, मानव विकास सूचकांक, ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या, भूमिगत जल नवीनीकरण संसाधन है। कच्चा तेल गैर नवीनीकरण संसाधन, गैर नवीनीकरण संसाधन का प्रयोग समाप्त होता है। प्राकृतिक संसाधन का धारणीय विकास होता है। फिर उसके बाद UNDP क्या होता है पढ़ना भैया, UNDP। उसके बाद प्राथमिक द्वितीयक 100% क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देश में एक वर्ष विशेष उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू कहलाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद संचित में GDP कहलाता है। कार्य करने इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी में कार्य करना बेरोजगारी कहलाता है। आप भी बोलोगे भैया इतनी स्पीड में इतना मस्त तरीके से सब चीज़ समझ गया और याद भी हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित। छिपी बेरोजगारी क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को भी कहा जाता है। शिक्षित बेरोजगारी क्या, शहरों में अधिकांश देखी जाती है शिक्षित बेरोजगारी। फिर उसके बाद आपको पढ़ना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू किया था। नियोजन के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन संगठित होता है और असंगठित होता है, ये पढ़ना है। सरकार द्वारा पंजीकृत तो सरकार से बाहर होता है, नियंत्रण नहीं होता इसमें सरकार का। संगठित क्षेत्र के लाभ, संवेतन अवकाश, सेवा अनुदान, चिकित्सा लाभ, पेंशन, नियोजन के आधार पर विभाजन होता है। इसमें आपका आएगा संगठित तो सरकार द्वारा, असंगठित सरकार द्वारा। फिर देखो ये आता है तुम्हारा प्रमुख, ये इसमें से पक्का पूछे, रेलवे आएगा सार्वजनिक क्षेत्र में, डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र में, टिस्को TISCO निजी क्षेत्र में, रिलायंस निजी क्षेत्र में। अब आता है मुद्रा वाले बात करते हैं। तो मुद्रा में आपको क्या करना है, मुद्रा विनिमय के माध्यम। इसके बाद आता है मुद्रा क्या होती है, वस्तु विनिमय क्या होता है ये पढ़ लेना। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, करेंसी क्या होती है, केंद्रीय बैंक क्या होती है, फिर जमा मांग क्या होता है। फिर उसका विमुद्रीकरण, चलन मुद्रा के सरकार द्वारा अमान्य घोषित करने वाली प्रक्रिया विमुद्रीकरण कहलाती है। भारत में 2016 में 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण मतलब बंद कर दिया गया था। इनको चेक द्वारा प्रयोग स्थापित भुगतान होता है। एक आता है ऋण, ऋण 2 प्रकार का होता है, औपचारिक अनौपचारिक, ये पढ़ना। औपचारिक ऋण में बैंक सरकारी समिति आती है। अनौपचारिक ऋण में क्या, साहूकार महान व्यापारी का आता है, व्यापारिक आता है। औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाता की प्रकृति में निर्णय करने के लिए रिजर्व बैंक याद रखना, रिजर्व बैंक। उसके बाद आता है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह ऋण स्रोत होते हैं। स्व सहायता समूह में 50 ये, फिर स्व सहायता समूह की छोटी बचतों पर होता है। स्व सहायता समूह जो रहेगा ऋण की सुविधा प्राप्त करता है। अनौपचारिक ऋण में ब्याज दर क्या उच्च होती है। फिर ये भी नहीं, यहाँ से आइए वैश्वीकरण वाले से आते हैं। अब वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध तीव्र एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का आयाम सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक होता है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण 100% आएगा, जिसका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी को MNC बोलते हैं शॉर्ट में। बहुराष्ट्रीय कंपनी आपको उत्पादन में लागत कम करता है, अधिक उत्पादन में लागत कम लग रहती है, इसमें अधिक लाभ कमाना रहता है इसका मेन उद्देश्य। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा स्थायी परिसंपत्ति पर का निवेश किसे कहते हैं, भूमि। ये वाला एक सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है, कि ये पक्का आएगा WT वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन।
उसका बाद विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता लगभग 160 थी। इसके बाद व्यापार अवरोधक कहलाता, उदारीकरण वाला पढ़ना है। भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की थी, ये आपको पढ़ना भी है। उसके बाद आपको ये फैक्ट और रहेगा, भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में हुआ था। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पढ़ लेना। फिर उसके बाद भारत की कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनी, आपको ये माइंड में रखना पक्का 100% क्वेश्चन आपको आएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी से। वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम, रोजगार में वृद्धि, उपभोक्ता में ये हो जाएगा वैश्वीकरण के सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, नकारात्मक मतलब नेगेटिव। तो इतने आपको फैक्ट आपको अच्छे से कर लेना। मैं बता दे रहा हूँ, ये आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह इससे बाहर आपके नहीं जाएंगे।